अच्छा जी, प्लास्टिक हिंज के बाद अब चलते हैं कि प्लास्टिक मोमेंट क्या चीज़ है। तो डेफिनेशन है, द प्लास्टिक मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज द मोमेंट that will produce full plasticity in a member cross section and create a plastic hinge। तो जैसे कि आपने पीछे भी देखा था, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ वो सेक्शन के। ये देखें आपके पास, या इधर से भी पहले जब आप चले जाएं, ये देखें, ये जो आपके पास सेक्शन है ये फुली प्लास्टिक हो गया, ठीक है। पूरे का पूरा सेक्शन आपका टेंशन साइड में भी कंप्रेशन साइड में भी प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तो इस सेक्शन की वो बात कर रहे हैं कि द प्लास्टिक मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ मोमेंट दैट विल प्रोड्यूस फुल प्लास्टिसिटी इन अ मेंबर। तो पूरे मेंबर में प्लास्टिसिटी प्रोड्यूस हो गई है, उस मोमेंट को क्या कहते हैं, प्लास्टिक मोमेंट, ठीक है। और उसकी वजह से एक प्लास्टिक हिंज बन जाए आपके उसमें सेक्शन में या मेंबर में। तो प्लास्टिक मूवमेंट के रिलेटेड प्लास्टिक मॉड्यूलस है, द रेजिस्टिंग मूवमेंट एट फुल प्लास्टिसिटी कैन बी डिटरमिन्ड इन अ सिमिलर मैनर। आपके पास जाहिर बात है जो कैपेसिटी होगी वो रेजिस्टिंग मूवमेंट ही होगी। द रिजल्ट इज द सो कॉल्ड प्लास्टिक मूवमेंट एम पी, ठीक है। इसको प्लास्टिक मूवमेंट कहेंगे। ये डायग्रामेटिकली आपको वो शो कर रहा है। आपको याद होगा कि हम इलास्टिक सेक्शन के लिए जब करते थे तो यहाँ पे एज अ ट्राइंगल होता था, याद है आपको, और हम उसका एरिया क्या लिया था, हाफ के साथ लिया था। यहाँ पे हाफ नहीं है बल्कि ये वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है कि बेस इंटू परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर इसमें नहीं होता, टू साइड्स मल्टीप्लाई आप करते हैं इसमें। तो आपके पास एक साइड है एफ वाई, ये वाली साइड आपके पास एफ वाई है, तो वो आपके पास एफ वाई ये आ गया। और दूसरी साइड है आपके पास, ये देखिए टोटल डेप्थ है डी, तो हाफ कितनी हो जाएगी, डी बाई टू। तो एफ वाई इंटू डी बाई टू, और बी अगेन आपके पास वही जो विड्थ ऑफ द बीम है, ठीक है। तो एफ वाई डी बाई बी, और वहाँ पे आपके पास कितना था, एफ वाई डी बाई बी डिवाइडेड बाई टू की जगह डिवाइड बाई फोर था, क्योंकि वो ट्राइंगल था। सो यहाँ पे एम पी, वहाँ पे एम वाई था, यहाँ पे एम पी है, वही फार्मूला। और उधर जब आपने वैल्यूज पुट की तो एफ वाई बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, ये देखें एम पी का फार्मूला है। और अगर हम एम वाई का फार्मूला अगर जहन में लाएं, जहन में क्या लाएं, मैं आपके सामने ले आता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये देखें एम वाई का क्या फार्मूला था, एफ वाई बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स, ठीक है, बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स। और यहाँ पे क्या है, बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। आपकी ये बात समझ। तो फॉर एग्जांपल इस ऊपर वाली टर्म से आपके पास वैल्यू आती है 24, तो 24 डिवाइड बाई फोर आपके पास क्या आएगा, सिक्स। और उधर आपके पास 24 डिवाइड बाई सिक्स क्या वैल्यू आएगी, फोर। तो ये आपके पास डिफरेंट है एम वाई और एम पी का। The plastic moment is equal to the yield stress Fy times the plastic modulus Z, ठीक है। जो हम प्लास्टिक मॉड्यूलस की बात कर रहे थे, इलास्टिक मॉड्यूलस को हम डिनोट करते हैं E से, प्लास्टिक मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं Z से। From the foregoing expression for a rectangular section, the plastic modulus Z can be seen equal to BD square divided by 4, ठीक है। तो आपने पिछली उसमें देखा स्लाइड में, ये देखें कि आपके पास क्या फार्मूला है, एफ वाई इंटू बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर। तो कहते हैं ये जो बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर है ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, जेड के इक्वल है या जी के इक्वल है, ठीक है। सो प्लास्टिक मूवमेंट इज इक्वल टू एफ वाई इंटू जी। और इलास्टिक मूवमेंट या यील्ड मूवमेंट किस चीज़ के इक्वल थी, एफ वाई इंटू एस, याद है आपको एस, विच इज वॉज इक्वल टू आई बाई सी। सो यहाँ से आपके पास एक चीज़ आती है जिसका नाम है शेप फैक्टर। द शेप फैक्टर विच इज़ इक्वल टू प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय यील्ड मोमेंट। और प्लास्टिक मोमेंट इज इक्वल टू एफ वाई इंटू जी, और यील्ड मोमेंट एफ वाई इंटू एस, तो जेड बाई एस। ये जो जेड बाई एस है ये आपके पास है शेप फैक्टर, ठीक है। जेड की वैल्यू पुट करें बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, और एस की वैल्यू पुट करें बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स। याद रखें ये वैल्यूज आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए और किसी सेक्शन के लिए नहीं है। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है 1.5, शेप फैक्टर है आपके पास 1.5। सो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन द शेप फैक्टर इज इक्वल टू 1.5, यानी आपके पास जो प्लास्टिक कैपेसिटी है वो इलास्टिक कैपेसिटी या यील्ड कैपेसिटी के 50% मोर होगी, सही है, 1.5। तो डिफाइन करते हैं शेप फैक्टर को। द शेप फैक्टर ऑफ अ मेंबर क्रॉस सेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट टू yield moment. The shape factor equals 1.5 for rectangular cross sections and varies from about 1.1 to 1.2 for standard rolled beam sections। जो आपके पास standard rolled beam sections नहीं होते
उनके लिए आपके पास ये वेरी करती है ए 1.1 से 1.2 के दरमियान। सही हो गया। ये आपके पास यानी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के शेप फैक्टर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रोल्ड बीम सेक्शंस। Shape factor Z can be computed from the following expressions. Shape factor is equal to mp divided by my, और from shape factor is equal to Z by S, और सबके फार्मूलाज आपको पता है। अच्छा, आपको मैं एक असाइनमेंट भी दे सकता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन भी दे सकता हूँ जिसमें आपको डिफरेंट क्रॉस सेक्शन देकर और फिर मैं आपको कहूँ कि मुझे इसके शेप फैक्टर्स फाइंड करके दें। ठीक है, सो ये जहन में रखें कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है। Now, neutral axis for plastic condition. The neutral axis for plastic condition is different than its counterpart for elastic condition. कहता है इलास्टिक कंडीशन में जो आपके पास न्यूट्रल एक्सिस होता है तो प्लास्टिक में वो डिफरेंट होगा unless the section is symmetrical. कहते हैं अगर तो आपका सेक्शन सिमेट्रिकल है फिर तो सेम होगा। सही है, लेकिन अगर वो सिमेट्रिक कंडीशन नहीं है, the neutral axis for the plastic condition will not be in the same location as for the elastic condition. कहते हैं अनसिमेट्रिकल सेक्शन में आपका इलास्टिक और प्लास्टिक सेक्शंस के जो न्यूट्रल एक्सिस है वो वेरी करेंगे, डिफरेंट लोकेशंस पर होंगे। द टोटल इंटरनल कंप्रेशन मस्ट इक्वल द टोटल इंटरनल टेंशन। तो कहते हैं कि ये आपको पता है कि इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि कंप्रेशन और टेंशन सेम होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कपल जब हम डिफाइन कर रहे थे पिछली वीडियो में तो मैं आपको समझा रहा था कि कपल की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं कि फोर्सेस सेम होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके दरमियान होना चाहिए। ठीक है, as all the fibers are considered to have the same stress Fy in the plastic condition, the area above and below the plastic neutral axis must be equal। तो कहता है कि जैसे हमने वो 4 जहाँ पे हमारे पास 4 फेस था डायग्राम का, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो 4 था वहाँ पे कहता है आपने देखा था कि सारे के सारे फाइबर्स चाहे वो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हो या नीचे वो सब Fy पे पहुंच गए थे। तो इसीलिए द एरिया जो है वो ऊपर और नीचे न्यूट्रल एक्सिस के वो इक्वल होना चाहिए। सो अगेन प्लास्टिक मॉड्यूलस आ गया है। The plastic modulus Z is defined as the ratio of the plastic moment to the yield stress। सही है, क्यों यहाँ पे yield stress की है? क्योंकि आपके पास सारे का सारा सेक्शन आपके पास yield stress के ऊपर है, yield stress से आगे वो जा नहीं सकता, तो इसीलिए आपने उसको yield stress के ऊपर डिवाइड किया। It can also be defined as the first moment of area about the neutral axis when the area above and below the neutral axis are equal। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किस चीज़ को कहते हैं? सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को। ठीक है, और कहते हैं कि प्लास्टिक मॉड्यूलस आपके पास क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। किस केस में? कि जब आपके पास न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर और नीचे के एरियाज क्या हो? इक्वल हो। अभी आपके पास एक अनसिमेट्रिकल शेप है। अनसिमेट्रिकल इसलिए कि देखें ऊपर आपके पास जो विड्थ ऑफ द फ्लेंज है वो 15 इंच है, नीचे जो विड्थ है तो वो 8 इंच है। ठीक है, तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा बल्कि सेंटर से कहीं ऊपर होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ आपका एरिया ज़्यादा है। द एरियाज अबव एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस मस्ट बी इक्वल फॉर प्लास्टिक एनालिसिस। तो कहते हैं प्लास्टिक एनालिसिस में आपको कहते हैं कि आपके पास न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का एरिया और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का एरिया वो सेम होने चाहिए। ठीक है, A1 शुड बी इक्वल टू A2। तो आप क्या कहता है कि हम हमारे पास वाई एन का नहीं पता। अच्छा, याद रखें इस वक्त हम प्लास्टिक मॉड्यूलस की बात करें तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की बात करें, इलास्टिक की बात नहीं हो रही। सही है, जिसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जरिए से फाइंड करते थे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 15 इंटू 1, ये देखें ये आपके पास जो टॉप फ्लेंज है इसकी विड्थ है 15 और इसकी थिकनेस है 1, तो 15 इंटू 1 आपके पास इसका एरिया आ गया, प्लस आपके पास ये जो वेब है इसकी हाइट कितनी है? 15 है, क्योंकि टोटल 17 है। 1 इंच ये माइनस करें, 1 इंच ये माइनस करें, तो वेब की हाइट है 15 और वेब की थिकनेस है 1, तो वो 1 तो उसकी थिकनेस आ गई, लेकिन 15 माइनस वाई एन देखें आपका वो डिस्टेंस है वेब के अंदर कि जो जहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है। ठीक है, अब आपने इस न्यूट्रल एक्सिस को कहाँ पे पहुँच फाइंड करना है कि ये न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है, तो इसलिए आपने इसको वाई एन का नाम दे दिया कि वो एरिया न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का कितना एरिया जो है तो वो उसके साथ फॉर एग्जांपल कंप्रेशन में है। ठीक है, तो वाई एन आपके पास वो डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली नीचे जो है आपके पास एरिया है टेंशन में, तो 8 इंटू 1 इस फ्लेंज का एरिया आ गया, और ये वाले जो वेब का पोर्शन है तो वाई एन इंटू 1। तो इस इक्वेशन में आपके पास एक इक्वेशन और एक अननोन है, तो बड़ी आसानी से वाई एन की वैल्यू आ जाएगी 11 इंच।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो 15 इंच की आपकी वेब है, इसमें से 11 इंच की वेब जो है तो वो नीचे के साथ है और 4 इंच की ऊपर के साथ है। तो आपके पास z का क्या है, आ जाएगी वैल्यू, ये याद रखें फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, ठीक है। तो 8 इंटू 1 इसका एरिया आ जाएगा, ये नीचे वाली फ्लेंज का, इंटू 11.5। अब 11.5 कैसे आया है, ये देखें 11 जो है आपके पास ये वेब का पोर्शन है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। और चूंकि आपके पास ये थिकनेस फ्लेंज की 1 इंच है, तो इसका न्यूट्रल एक्सेस, सॉरी इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। तो आधा ये आ गया, तो 11 प्लस हाफ तो 11.5, ठीक है। सिमिलरली आपके पास इस वेब का जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है तो 11 इंटू 1, और 11 का हाफ कितना होता है 5.5, प्लस ऊपर जो आपके पास है 15 इंटू 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 4 आपके पास ये है, और हाफ इसके सेंटर तक तो 4.5 ये हो गया, और प्लस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो 4 आपके पास ये है, और 1 इसकी थिकनेस है, और 2 इसका न्यूट्रल एक्सिस तक या सेंट्रॉइड तक, ठीक है। तो ये सारे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जब आप लेंगे अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, तो आपके पास प्लास्टिक मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, 228 इंच क्यूब, ठीक है। और आपको याद होगा कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या यूनिट होता है, इंच 4। आगे चलते हैं, ये एक असाइनमेंट है कि आपको सेक्शन गिवन है, determine the yield moment My, the plastic moment Mp, and the plastic modulus Z for the simply supported beam having the cross section as given. Also calculate the shape factor. Calculate nominal load Pn acting transversely through the midspan of the beam. Assume the Fy is equal to 36 KSI. तो इंतहाई आसान आपके पास एक असाइनमेंट है, जो जो चीज़ें आपके पास मांगी गई हैं ये आपने करके और सबमिट करनी है, ठीक है। तो ये मिड टर्म के बाद आपकी पहली असाइनमेंट हो जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक डिज़ाइन, तो इसमें वो आपको दिखा रहे हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें हम पहले डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये वाली फिगर भी आपकी पिछली स्लाइड से आई है, और ये वाली फिगर भी पिछली स्लाइड से है, और ये सारी कैलकुलेशंस, और ये मैं आपको पहले करके बता चुका हूँ कि यील्ड मूवमेंट की वैल्यू है डिवाइड बाई 6 और प्लास्टिक मूवमेंट की वैल्यू है डिवाइडेड बाई 4, और वो जो मैंने आपको 24 वाली एग्जाम्पल दी थी, याद है आपको। तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे कहते हैं शेप फैक्टर आपके पास आता है 1.5। तो एडवांटेज ये है आपके पास कि 50% कैपेसिटी आपने और ज़्यादा यूटिलाइज कर ली उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज 50% इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, ये मैं आपको अभी बताया है कि 50% इंक्रीज इन स्ट्रेंथ अबव द कंप्यूटर इलास्टिक लिमिट स्टेज 1, ठीक है, ड्यू टू प्लास्टिसाइजेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो कहते हैं कि आप अगर इधर उसको डिज़ाइन करें, तो कहते हैं कि आपके पास जो शेप फैक्टर है वो है 1, और अगर कहते हैं आप उसको इधर डिज़ाइन करें या इधर डिज़ाइन करें, कहते हैं आपके पास 50% आपके पास जो है तो और ज़्यादा कैपेसिटी आ जाती है सेक्शन की। तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि मेरा स्ट्रक्चर जो है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, ताकि अनफोर्सीन रिस्क जो है वो कम से कम हो सके मेरे पास। एडवांटेजेस कंटिन्यू है। वाइड फ्लेंज सेक्शन है आपके पास, तो वाइड फ्लेंज सेक्शन में आपके पास ये देखें, इलास्टिक में आपके पास एफ वाई इंटू एस है, प्लास्टिक में एफ वाई इंटू जी है। दोनों को जब आपने एस और जी फाइंड किया, इसका एस आपने फाइंड किया बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12, इसका 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 जी आपने फाइंड किया अभी जो हमने इरेगुलर सेक्शन का किया था, तो ये तो रेगुलर है, इसका तो और भी आसान होगा। दोनों की जब आपने वैल्यूज पुट की जी और एस की, तो आपके पास आया 1.14। तो यानी यहाँ पर आपके पास 14% कैपेसिटी इंक्रीज हो गई प्लास्टिक डिजाइन की वजह से। ये देखें, शेप फैक्टर इज वन सोर्स ऑफ रिजर्व स्ट्रेंथ बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। तो कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट से ऊपर आपके पास कितना रिजर्व स्ट्रेंथ है वो आपको शेप फैक्टर बता देगा कि ये आपके पास कितना मार्जिन दे सकता है आपको अगर यील्डिंग हो गई तो। और यहाँ पे इसने आपको डिफरेंट वो दिए हुए हैं, सेक्शंस दिए हुए हैं, और आपको बताया हुआ है कि किसका शेप फैक्टर कितना है, 5 डिवाइड बाई 5y, और दूसरी तरफ आपके पास एम पी डिवाइड बाई एम वाई, ठीक है। तो आई सेक्शन या डब्ल्यू सेक्शन या वाइड फ्लेंज सेक्शन की आपके पास शेप फैक्टर कितना है, 1.14। ये देखें ज़रा कि आपके पास 14% इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है।
आई की। अगर आपके पास वो है सर्कुलर आपके पास सेक्शन है तो आपके पास 27% इंक्रीज हो रही है उसकी कैपेसिटी। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो 50%। और अगर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है, रॉड और ट्यूब वाली बात है, तो 1.7 यानी कि 70%। और अगर आपके पास डायमंड शेप है तो इस सेक्शन की आपके पास जो वो होती है कैपेसिटी, वो 100% इंक्रीज हो जाती है प्लास्टिक डिज़ाइन की वजह से। Another source of reserve strength in indeterminate structure loaded beyond the elastic limit is called redistribution of moments. That is the process of moment transfer due to successive formation of plastic hinges which continues until ultimate load is reached. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आरसी स्ट्रक्चर की, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्लैब है और स्लैब के चारों तरफ आपने दीवार बनाई हुई है, ठीक है। तो उसमें जो स्लैब की जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो लेट सपोज वो 2 वे स्लैब है तो उसमें वो चारों तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, सही है। मिसाल के तौर पर एक दीवार आपको गिरानी पड़ती है या कुछ होता है, आप वो एक दीवार गिरा देते हो तो आप देखते हो कि वो स्लैब नहीं गिरती। हालांकि होना तो ये चाहिए कि वो जो स्लैब का पोर्शन चौथी दीवार पर रेस्ट करता है वो भी जो है तो वो बकल कर उसमें सैग क्या कहते हैं उसको, अपना डिफ्लेक्शन आ जाए उसमें, या और कोई चेंजेस आ जाए, क्रैक्स आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब वो जो बाकी 3 सपोर्ट्स हैं तो आपके जो स्ट्रक्चर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस लोड को। अब वो लोड जो है तो वो 3 सपोर्ट्स के ऊपर जाता है, वो चौथी सपोर्ट का लोड वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और 3 सपोर्ट्स के ऊपर जाता है। ये स्ट्रक्चर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसी तरह कहते हैं कि आपके पास जो इलास्टिक लिमिट से आगे जो आपके पास लोड जाता है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती जाती है, ठीक है। जो जो सेक्शन आपके पास यील्ड करता जाता है उसका लोड जो है तो आपका बाकी सेक्शंस के ऊपर ट्रांसफर होता जाता है, अनलेस अनटिल कि आपका अल्टीमेट लोड अचीव हो जाए। ये देखें, ये आपके पास एक फिक्स बीम है, फिक्स बीम के ऊपर आपका यूडीएल अप्लाइड है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट्स सपोर्ट्स पे और सेंटर में पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है। लोड ज़्यादा होता गया, मूवमेंट आपकी ज़्यादा होती गई, पहले 1 थी डायग्राम, फिर डायग्राम 2 हुई, फिर डायग्राम 3 हुई, सही है। ये कौन सी, ये शेयर फोर्स डायग्राम है। लेट सपोज ये शेयर फोर्स डायग्राम है और नीचे वाली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट और ये आई थिंक डिफ्लेक्शन डायग्राम है, शेयर फोर्स डायग्राम इस तरह नहीं होती। यहाँ पे आपके पास देखिए नेगेटिव मूवमेंट सपोर्ट्स पे और सेंटर में आपके पास पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। तो कहते हैं कि एक टाइम आएगा कि आपके पास प्लास्टिक हिंजेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे भी, ये सेंटर में जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम मूवमेंट है, और यहाँ पे सपोर्ट्स पे भी, यहाँ पे भी आपके पास प्लास्टिक हिंज जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम मूवमेंट जब वो रीच बियॉन्ड दी यील्ड स्ट्रेंथ। ये आपके पास लोड डिफ्लेक्शन, लोड डिफ्लेक्शन का मतलब है कि आपके पास ये बीम की ये डायरेक्शन है, यहाँ पे आपने डिफ्लेक्शन गेजेस लगाए हुए हैं, ऊपर से लोड है, तो लोड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी आती जा रही है, ये नीचे जाती जा रही है बीम, तो वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप लोड डाल रहे हैं आपके पास डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रही है। ये देखिए पॉइंट ए तक, पॉइंट 1 तक पहुंच गए, ठीक है, जो कि आपके यील्डिंग स्टार्ट हो गई। उधर से आपके पास पॉइंट 2 तक पहुंच गए, पॉइंट 2 में आपके पास अल्टीमेट लोड अचीव हो गया, और आगे अल्टीमेट लोड जब उसके ऊपर कंटिन्यू रहा तो यहाँ पे आके जो है तो आपका ये स्ट्रक्चर फेल होगा, मतलब आफ्टर अटेनिंग सम मोर डिफ्लेक्शन, जो कि आपके पास एक डक्टिलिटी फैक्टर होता है कि आपका स्ट्रक्चर कितना डक्टाइल है। तो आई थिंक कि ये आपके वो था, कॉन्सेप्ट था प्लास्टिक डिज़ाइन का। थैंक्स। अगली वीडियो में हम शुरू करते हैं डिज़ाइन के साथ, कि का डिज़ाइन किस तरह से होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं उसमें, और फिर देखते हैं उसको इंशाल्लाह।